मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना विद्युत परिपथ, जिसमें अपने जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं विभव मापी के, वो पढ़ रहे थे। दो अनुप्रयोगों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, जिसमें एक काफी महत्वपूर्ण था, जो कि किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना था। जो नेक्स्ट अपना अनुप्रयोग है वो ये है कि जो थर्ड नंबर का है कि अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना है। तो पहले तो उसके लिए अपने को परिपथ चित्र पता होना चाहिए। तो परिपथ चित्र में बोल रहा हूं, साथ साथ में मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं कि अपने पास एक विभव मापी का तार होता है, जो कि अपने सामान्यतया 10 मीटर का लेते हैं। ये विभव मापी का एक तार है, ठीक है। तार को नाम दिया है ए बी। इस तार के एक प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं जो सभी प्रयोगों में समान रहता है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लें। उसमें एक होता है सेल, जिसका विद्युत वाहक बल लेते हैं ईपी, पी फॉर प्राइमरी। एक होती है कुंजी K1, एक होता है धारा नियंत्रक, और ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़कर प्राथमिक परिपथ बनाते हैं और AB के साथ जुड़े रहते हैं। ये RH1 नाम दिया मैंने इसको, यहां पर दो यूज होंगे। तो प्राथमिक परिपथ सभी में सेम ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अब बात करेंगे द्वितीयक परिपथ की। तो यहां द्वितीयक परिपथ में आपको जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसको द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। तो यहां पे आपको अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या होगा, एक द्वितीयक परिपथ के लिए परिपथ तैयार करेंगे, जिसमें एक आपके पास में होगा प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, उसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, और इसके श्रेणी क्रम में होगा एक धारा नियंत्रक, ये एक धारा नियंत्रक, और इनके साथ ही श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E, और एक कुंजी जिसको नाम दिया है K2। ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसको मैंने RH2 नाम दे दिया, 1 यहां था, यहां 2। तो क्या कह रहे हैं अपन कि द्वितीयक परिपथ में एक प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, एक धारा नियंत्रक RH2, एक सेल E2E जिसका विद्युत वाहक बल, कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। R का उच्च विभव वाला सिरा बिंदु A से हमेशा, चाहे आप सेल लो, चाहे प्रतिरोध लो, चाहे प्रतिरोध बॉक्स लो, सभी का उच्च विभव वाला सिरा बिंदु A से जोड़ा जाता है, ठीक है। और निम्न विभव वाले सिरे कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के द्विमार्गी कुंजी, कल भी आपको बताई थी, द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार से दो होंगे इनपुट के, ये दो इनपुट के होंगे और ये आउटपुट का होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक परिपथ बनाते हैं और ये दोनों आपस में एक परिपथ बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो परिपथों का संयोजन होता है। तो इन दोनों के जो निम्न विभव वाले सिरे हैं वो द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल है, देखो X है, Y है, Z है। तो X और Z से और Y टर्मिनल के साथ में एक अपन क्या जोड़ते हैं, धारा मापी, और धारा मापी से क्या जोड़ी जाएगी, एक सर्पी कुंजी J जुड़ी होती है। ये इस प्रकार का एक संयोजन होता है जो परिपथ चित्र मैंने बनाया है। क्लियर है किस प्रकार से अपन ने बनाया है, ठीक है। तो प्राथमिक आप सेम रखेंगे और द्वितीयक में आप इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब देखो इसकी कार्य विधि पे चलते हैं कि ये वर्किंग में कैसे होगा, कार्य विधि क्या होती है। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कुंजी K1 को बंद करेंगे। जैसे कुंजी K1 को बंद करेंगे, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ये देखो प्लस से माइनस की ओर प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ।
अब अपन ने K2 को बंद किया। जैसे K2 को बंद किया तो देखो इस परिपथ में भी धारा प्रवाहित हुई। ये जो द्वितीयक परिपथ है इसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब ये जो द्विमार्गी कुंजी इसमें 3 टर्मिनल है एक्स वाई जेड। तो अपनी जो डॉट होगा, जो प्लग होगा, सबसे पहले अपन एक्स और वाई के बीच में डालते हैं, मींस इनको कनेक्ट किया आपने। ठीक है, एक्स वाई को कनेक्ट किया तो जो द्वितीयक परिपथ है उसमें देखो क्या हुआ, इसमें ये परिपथ तो जुड़ाई, लेकिन इसमें आर के सिरों पर ये विभवांतर का मापन करेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल आर प्रतिरोध इस गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप। उस विक्षेप को अपन सर्पी कुंजी को इस तार पे इधर उधर खिसकाएंगे और खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। यहां पर जैसे ही इसमें शून्य विक्षेप आएगा तो अपने को आर के लिए क्या मिलेगी? संतुलन लंबाई। क्या मिलेगी? संतुलन लंबाई। तो उस स्थिति में अपन माने कि उसकी संतुलन लंबाई कितनी है? L1 है। कितनी है? L1। एक चीज तो ये। दूसरी, यदि इसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा है इस आर में से, अगर उसको मैं I नाम दूं, कितना नाम दिया? I, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके कारण यहां पर इस तार में उत्पन्न विभवांतर V1 हो। कितना हो? V1 हो। तो उस स्थिति में विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? विभवमापी का सिद्धांत ये कहता है कि आपके पास में अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर ज्ञात विद्युत वाहक बल या ज्ञात विभवांतर के तुल्य होता है। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मैंने कितना माना है? V1। किसके होगा? वो होगा ज्ञात विद्युत वाहक बल या ज्ञात विभवांतर के इक्वल होगा। तो ज्ञात विभवांतर कितना अपन मान के चलते हैं, पहले इसका मानकीकरण कर लेते हैं अपन। तो मानकीकरण से अपने को विभव प्रवणता कितनी मिलती है? अक्स मिलती है। तो ये विभव प्रवणता अक्स है। विभव प्रवणता क्या होती है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि एकांक लंबाई में विभव पतन या एकांक लंबाई पर विभवांतर, वही विभव पतन होता है और वही विभव प्रवणता होती है। तो x विभव प्रवणता और टोटल लंबाई कितनी? L1। तो एकांक लंबाई का विभव पतन x है तो L1 लंबाई का कितना हो जाएगा? x इंटू L1, x इंटू L1। और ये L1 इसके लिए है, R के लिए संतुलन लंबाई है, तो वो R की सिरों पर विभवांतर होगा। अर्थात ये तो ज्ञात हो गया और ये अज्ञात। तो विभवमापी के सिद्धांत से लिख दिया V1 बराबर x इंटू L1। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपने क्या किया? नेक्स्ट प्रोसेस में x और y से डॉट को हटाया। कहां से? x और y से डॉट को हटाया और कहां लगाया? y और z के बीच में। जैसे ही y और z के बीच में लगाएंगे तो अब की बार प्रतिरोध देखो, ये दोनों ऐड हो गए क्या? इसके सिरों के ऊपर विभवांतर कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो आपका जो परिणामी जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ते हैं R प्लस R। ठीक है, तो इस स्थिति में इसमें पुनः विक्षेप आया और पुनः विक्षेप आया तो उस विक्षेप को पुनः जीरो करने के लिए अपन ने इस J को पुनः इधर उधर खिसकाया। जब आपने पुनः इसको इधर उधर खिसकाया तो उस स्थिति में अपने को क्या मिलेगा? एक नई संतुलन लंबाई मिलेगी। मैंने मान लिया संतुलन लंबाई कितनी? L2। कितनी? L2 लंबाई है। विभव प्रवणता x है और यदि इस संयोजन R प्लस कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर V2 हो, कितना हो? V2 हो, तो V2 बराबर क्या मिलेगा? फिर से विभवमापी के सिद्धांत से वो मिलेगा x इंटू L2। क्या मिलेगा? x इंटू L2। ठीक है, ये मिल गया। अब पुनः एक बार अपन समीकरण 1 के पास में चलते हैं। ओम का नियम जानते हैं, ये तो लिखा विभवमापी के सिद्धांत से। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम अपन जानते हैं कि जब कोई प्रतिरोध हो, उस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा I हो तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर IR होता है। यहां पर अगर प्रवाहित धारा I हो तो इस केवल R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R के सिरों की उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर क्या बनेगा? I इंटू R। देखो ये है विभवमापी के सिद्धांत से, यह है ओम के नियम से।
दोनों हैं तो एक है तो आपस में इक्वल होंगे तो क्या बनेगी समीकरण बनेगा आई आर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू L1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपने r प्लस के इस r के लिए निकाल ली, ये समीकरण आ गई। अब इसके लिए भी पुनः, और अपने को पता है श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, तो जितनी धारा के r प्लस केवल r में से प्रवाहित हो रही थी उतनी धारा I मान रहा हूं कैपिटल R प्लस स्मॉल r में से प्रवाहित हो रही है। तो पुनः ओम के नियम से V2 बराबर क्या बनेगा, धारा सेम लेकिन प्रतिरोध चेंज हो गया। ये समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण 3 और 4 एक जैसी हैं, ये भी V2 है जो R प्लस R के सिरों पर विभवांतर, लेकिन वो है विभवमापी से। यह V बराबर I R प्लस R, ये ओम के नियम से आपस में इक्वल होंगे, तो I R प्लस R इज इक्वल्स टू x इंटू L2, समीकरण नंबर 5। समीकरण 2 और समीकरण 5 दोनों को अपने डिवाइड करें आपस में, तो समीकरण 2 व 5 से ध्यान से देखें, मैंने इसमें इसका भाग दे दिया, तो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन I इंटू R इज इक्वल्स टू x इंटू L2 अपॉन x इंटू L1। I से देखो I कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, इस R से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बनेगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, ये बनेगा। ट्रांसफर कर दो तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर बनेगा L2 अपॉन L1 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लो तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर बनेगा L2 माइनस L1 अपॉन L1। ठीक है, तो यहां से अल्प प्रतिरोध जो अपने को पता नहीं था, स्मॉल r बराबर क्या बना, L2 माइनस L1 अपॉन L1 गुना कैपिटल R, ये आपके पास में प्रतिरोध बनता है। तो ये अल्प प्रतिरोध का मान अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अल्प प्रतिरोध में देखो L2, L1 और R तीनों चीजें अपने को पता है। R तो अपने को ज्ञात प्रतिरोध था, L1 जो है वो केवल R के लिए संतुलन लंबाई थी, L2 जो है वो R प्लस स्मॉल r के लिए संतुलन लंबाई थी। दोनों का मान अपने को पता चलेगा, वो मान अपन यहां रखेंगे और यहां रखते ही अपने को क्या मिल जाएगा, स्मॉल r अल्प प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। ये भी अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में भी काम आएगा और अपने पास प्रैक्टिकल में भी है, और आपकी एनुअल एग्जाम जो है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ही आसान है, आप इसको याद करें, अच्छे से एक बार देखें। प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं है, द्वितीय परिपथ में जो जो अपने को चाहिए वो अपने लगाया है, फिर उसको अपन लिखते जाएंगे। कार्य विधि में अपन दोनों को एक बार इन दोनों को एक साथ करके अपन विभवांतर का मान निकालते हैं और उनकी तुलना करेंगे तो अपने को एक रिजल्ट मिलता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपके पास है एक एप्लीकेशन। अब अपन एक छोटा सा आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दें जो कि एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आपको, आप उसके बेस पे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और उस बेस पे आप क्वेश्चन करें, जो आपको डाउट्स हो वो आप पूछें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। एनुअल एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करो। देखो एक डायग्राम दे रखा है, प्रथम नियम पर आधारित है। इसमें ये वाली जो धारा I दे रखी है इसका मान अपने को बताना है, बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन किरचॉफ के प्रथम नियम से करते हैं। देखो यहाँ पे एक जंक्शन की है, ये रहा जंक्शन पॉइंट। तो प्रथम नियम था क्या, पहले तो वो याद करो। प्रथम नियम ये था कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है, पहली बात। दूसरी आपके पास में आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास धाराएं जो किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली जो सभी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होता है, या ऐसे कह सकते हो। साथ ही चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी ये थी कि आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो समेशन I इज इक्वल्स टू होता है 0। तो पहले पॉइंट ए पर बात करेंगे। तो देखो 2 धाराएं आ रही हैं और 2 धाराएं जा रही हैं। ठीक है, तो यहां से इस अक्ष का मान कितना होगा वो आगे काम आएगा, ये निकाल लेते हैं।
तो 5 एम्पियर आ रही है, प्लस में 2 एम्पियर आ रही है, माइनस 1.5 एम्पियर जा रही है, उसको माइनस लिया है, और निर्गत धारा अक्स भी है इज इक्वल्स टू 0, ये अपने को मिला। तो यहां से अक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, अक्स इज इक्वल्स टू मिला 5 प्लस 2 7, और 7 में से 1.5 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपके पास में, 5 2 7, 7 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 5.5, कितना बचा, 5.5 आपके पास में बचता है। ठीक है, अब x का मान तो मिल गया आपको 5.5 एम्पियर। अब देखो इस b पर चलते हैं, तो देखो 5.5 आ रही है और 2 जा रही है, तो समीकरण बनेगी 5.5 माइनस में 2 और माइनस में y इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगी। तो यहां से y बराबर क्या आ गया, 5.5 में से 2 माइनस गया तो कितना बचेगा, 3.5 एम्पियर। तो y का मान मिल गया अपने को। ठीक है, अब बात करें सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर देखो y मिल गया कितना, 3.5 आ रहा है, माइनस में 0.5 देखो बाहर जा रही है, और माइनस में i भी बाहर जा रही है, इज इक्वल्स टू 0। तो i इज इक्वल्स टू कितना मिला, 3.5 माइनस 0.5 कितना बचेगा, 3 एम्पियर। तो i का मान कितना मिला, 3 एम्पियर। तो इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे पूछा है, किस बेसिस पे है ये, उसको आपको ध्यान में होना चाहिए, उससे आप इसको इजीली निकाल सकते हो। तो इसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित जो फीडबैक्स आप वो शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको उनको भी लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।